वेलकम बैक गाइस ऑन शुभ ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हमें डिस्कस करनी है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ये एनवायरमेंटल वाले चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और बाकी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि देखिए, अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है ना, किसी भी तरह का, चाहे वो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से आए या किसी और वजह से आए, तो वो हमें अफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट ही तो हमें अब चारों ओर से घेरता है। शुरुआत में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इन्वायरमेंट सराउंड अस। ठीक है, सो चेंजेस इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज चेंज द इन्वायरमेंट अराउंड अस। जितनी भी हमारी एक्टिविटी है वो इन्वायरमेंट को चेंज करती है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, दिस लेड टू द स्लो डिग्रेडेशन। डिग्रेड हो जाएगा जो इन्वायरमेंट है, वो खराब हो जाएगा। स्लो डिग्रेडेशन होगा ऑफ इन्वायरमेंट दैट अरोज, जो एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा हमारे लिए। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए क्या क्या है प्रॉब्लम्स के, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। तो अगर आपको याद हो 1985 के आसपास जो ओजोन है अंटार्कटिका के ऊपर, उसमें होल हो गया था, वो बहुत थिन हो गई थी और अल्ट्रावायलेट रेज जो है, यूवी रेज, वो एंटर होने लगी थी अर्थ पर, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। हम आगे देखेंगे भी उनसे किस किस तरह की डिसीज कोज होती हैं। ठीक है, सो ओजोन लेयर डिप्लेशन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना होगा कि ओजोन क्या होती है। तो देखिए, ओजोन होती है O3 मॉलिक्यूल, यानी ऑक्सीजन जब 3 बार कंबाइन हो जाता है तो बनती है ओजोन। और ये जो ओजोन लेयर है ये हमें कहाँ मिलती है, ये मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती है, उसमें से एक होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो दूसरी लेयर है ट्रोपोस्फेयर के बाद, तो उसमें ओजोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओजोन यानी कि O3 लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच इज द पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ठीक, अब जो ओजोन है वो एक डेडली पॉइजन है एट द ग्राउंड, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। अगर ह्यूमन के आसपास ये गैस आ जाए तो वो मतलब इतना ज़्यादा पॉइजनस है कि मर जाएगा जो इंसान है। ठीक है, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ओजोन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, अब देखिए ओजोन बनती कैसे है, तो ये बनती है फोटोकेमिकल रिएक्शन से। जो सनलाइट की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में रिएक्शन होती है, उसकी वजह से फॉर्म होती है। क्या होता है, जो O2 है यानी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है, वो यूवी रेडिएशन की वजह से सिंपल ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल ऑक्सीजन में टूट गया, O+O। अब ये जो एक O है ना, ये O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो जाएगा, O+O2, तो ये फॉर्म कर देता है O3। यही तो है आपकी ओजोन, O3। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये समझ गए आप क्या हुआ है। अब देखिए होगा क्या, देखिए भाई, जो ओजोन लेयर है ना, वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह फंक्शन करता है। कैसे, जो ओजोन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कोज करती हैं सेवरल हेल्थ हैजर्ड्स लाइक स्किन कैंसर। अब देखिए, स्किन कैंसर जैसी बीमारी से हमको प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, ओजोन लेयर। ठीक है, कैटरेक्ट इन आईज, देखा होगा जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी आंखों में कैटरेक्ट हो जाता है, जिनसे फिर उनको दिखना बहुत कम हो जाता है। ठीक है, वीकन इम्यून सिस्टम, अगर देखिए हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो हमें तरह तरह की डिसीजेज होंगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, वी ऑलरेडी नो डैट कि प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो यार हम भी नहीं होंगे। ओके, सो इतनी सारी डिसीज से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, ओजोन लेयर। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को पूरा एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट around earth which absorb most of the ultraviolet radiation of the sun, thus protecting the living beings, either they are plant or animals of the earth, from health hazards like skin cancer, cataract in eyes, weakened immune system, destruction of plants. I hope ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया है। अब देखिए, द डेक्लाइन या डिक्रीमेंट ऑफ ओजोन लेयर, अगेन आई रिपीट, द डिक्लाइन और डिक्रीमेंट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन अंटार्कटिका टर्म्ड एज ओजोन होल। ओजोन होल क्या होता है, जब भी कभी इस ओजोन लेयर की थिकनेस में या तो ये डिक्रीज होगी या डेक्लाइन होगा या इसमें डिक्रीमेंट आएगा, उसे कहेंगे ओजोन होल का होना। 1985 में कहाँ हो गया था ये डिक्रीमेंट, अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में 1985 में
ओजोन लेयर की थिकनेस का डेक्लाइन हो गया था, जिसे हमने कहा था कि भाई वहां पे ओजोन होल हो गया है। ठीक है, अब रीजन क्या होता है इसका? रीजन होता है यार देखो, सबसे मेन रीजन बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, एक्सेसिव यूज ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मान लीजिए क्लोरीन जो है ना, वो ओजोन को बहुत बहुत एक्सटेंसिवली हार्म करता है, बहुत एक्सटेंसिवली हार्म करता है। कौन? क्लोरीन। ठीक है, अब इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है। तो ये जो क्लोरीन है ये बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है किसको? CFC क्या है? एक तरह का कूलेंट है जो रेफ्रिजरेटर वगैरह और आपके जो एयर कंडीशनिंग हो गए, एसी वगैरह से रिलीज होता है। तो अब ये जो UNEP है, ये यूएन का एक तरह से एक ऑर्गन है, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जो इन्वायरमेंट को सेव करने में पुअर कंट्रीज की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन्होंने एक प्रोटोकॉल को क्या किया? राइज किया, जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो एक सिटी है जापान के अंदर। ठीक है, क्योटो एक सिटी है जापान के अंदर। तो इस क्योटो प्रोटोकॉल में सारी की सारी कंट्रीज ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन किया था और सभी ने CFC के प्रोडक्शन को कंट्रोल किया, डिक्रीज किया, जिससे क्या हुआ? धीरे धीरे जो ये होल है ये हील हो गया और ओजोन वहां पे फिर से उसी थिकनेस में आ गई जितनी पहले थी, और आज हम सभी सेफ है इसी के साथ। सो गाइस, अब हमें देखना है गार्बेज डिस्पोजल। अब देखिए क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया ना, तो उससे क्या हुआ, जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव डिमांड की। अब एक्सटेंसिव डिमांड में जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारा सेल होने लगा। तो मेजर प्रॉब्लम क्या राइज हो गई कि जो वेस्टेज है वो एक्यूमुलेट होने लगा, खासकर अर्बन एरियाज में। अब जब वो एक्यूमुलेट होने लगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई उसके डिस्पोजल की, कि उसको डिस्पोज कैसे करें। ठीक है, तो ये पॉइंट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव क्रिएटेड अ मेजर प्रॉब्लम in the form of wastage, garbage accumulation and its disposal, specifically in urban areas। ठीक है, अब देखिए मैंने है ना 5 मेथड्स लिखे हैं यहाँ पे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के, कि सॉलिड वेस्ट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो सबसे पहले जो मेथड लिखा मैंने वो है ओपन डंपिंग। ये बहुत कन्वेंशनल मेथड है, जैसे कि देखिए हम लोग भी यही करते हैं। ओपन डंपिंग, कोई पर्टिकुलर एरिया चूज कर लेते हैं और वो होता है एक प्लॉट, खाली प्लॉट, और उसमें जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कर जाते हैं। ठीक है, सो ओपन डंपिंग क्या होता है? कन्वेंशनल मेथड इन विच सॉलिड वेस्ट डंप्ड इन अ सिलेक्टेड एरिया ऑफ अ टाउन, इट एक्चुअली कोज पोल्यूशन। अब देखिए हम डाल तो आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना पोल्यूशन कोज होता है। नई नई डिसीज क्रिएट होती हैं, बैक्टीरिया आते हैं और पैरासाइट्स वगैरह आते हैं वहाँ पे, जो कि बहुत तरह तरह की डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, दूसरा लैंडफिलिंग। अब जो भी लो लिविंग एरिया है ना, जहाँ पे कम पॉपुलेशन रहती है, और लो लाइंग एरिया जिसका जो भराव है वो कम है, तो वहाँ पे क्या कर देंगे? डंपिंग कर देंगे ताकि लैंडफिल हो जाए। वेस्टेज आर डंप्ड इन लो लिविंग एरिया एंड आर कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स, और उनको कॉम्पैक्ट कर देते हैं बुलडोजर की हेल्प से। ठीक है, थर्ड मेथड मैंने लिखा है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग देखिए आपको भी पता होगा, अगर हम सोइल के नीचे ऑर्गेनिक वेस्ट को, ऑर्गेनिक मैटर को कुछ दिनों तक दबा करके रखें तो वो धीरे धीरे मैन्योर में चेंज हो जाता है, जिसको हम बाद में अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है फिल्ड इनटू अ कंपोस्ट पिट, यानी कंपोस्ट का एक गड्ढा जो हमने बनाया उसमें डाल देते हैं। इज देन कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सोइल, और सोइल की थिन लेयर से उसे कवर कर देते हैं। आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स, लगभग 3 महीने लगते हैं इस प्रोसेस में, द सेम गार्बेज फिल्ड इनसाइड द पिट चेंजेस इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। किसमें चेंज हो गया? ऑर्गेनिक मैन्योर में। अब हम उसे प्लांट्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ मेथड मैंने लिखा रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग, तो जो रिसाइकलिंग में देखिए बहुत ही बढ़िया और मॉडर्न मेथड है। सबसे ज्यादा यूज होता है इनऑर्गेनिक वेस्टेज के लिए, जैसे कि प्लास्टिक। क्या करते हैं, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको ब्रोकन डाउन करते हैं। ठीक है, ब्रोक करने के बाद उसे नए आइटम्स बना लेते हैं उसी से। ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा यूज करती है, प्लास्टिक को बहुत ज्यादा लेवल पे से डंप किया जा सकता है। द सॉलिड वेस्ट ब्रोकन डाउन एंड देन यूज टू मेक न्यू आइटम्स। ठीक है, रिसाइकलिंग बहुत अच्छा मेथड है, पेपर में जरूर लिख के आइएगा। रीयूज, रीयूज भी एक कन्वेंशनल मेथड है। ठीक है, और बहुत सिंपल मेथड है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जो आइटम है ना उसको अगेन एंड अगेन यूज करते रहते हैं, बार बार। इसमें देखिए कितना अच्छा एग्जांपल लिखा मैंने। जो पेपर है ना, लोग उसे क्या यूज करते हैं, जो न्यूज़पेपर होता है एनवेलप बना लेते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद वो जंक डीलर के पास जाता है, जंक डीलर शॉप्स वालों को भेज देता है, वो उसका एनवेलप बना लेते हैं। अ वेरी सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ यूजिंग एन आइटम अगेन एंड अगेन
एग्जाम्पल, पेपर कैन बी यूज फॉर मेकिंग एनवेलप्स ETC। सो आज हमने क्या डिस्कस किया, गार्बेज डिस्पोजल किस तरह से प्रॉब्लम अराइज हुई, अर्बन सिटीज में कितनी एक्सटेंसिवली ये प्रॉब्लम अराइज हो गई, उसके 5 मेथड पढ़े। पहला था ओपन डंपिंग, लैंड फिलिंग, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।